नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जिसमें देशव्यापी असर होने की संभावना है। उसकी वजह यह कि सरकार ने सीएए लागू कर दिया है। वैसे तो ये 2019 में पारित हो गया था, संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति के पास जाकर इस पर मोहर भी लग गई थी, लेकिन देशव्यापी विरोध के चलते ये अटक गया था। लेकिन इसमें 8 एक्सटेंशन के बाद ये मामला अब एक तरह से लागू हो गया है और इसमें अब कोई संशय नहीं बचा है कि सीएए लागू हो गया है। इस पूरी चर्चा को शुरू करने के पहले इस पूरे मुद्दे पर क्या हुआ है पहले वो सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद 3 मुस्लिम देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन मोदी सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR and NRC. सीएए संसद से पारित हुए करीब 5 साल बीत चुके थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएए को देश में लागू कर दिया है। सीएए क्यों है लागू किया जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका अंदाजा शायद आप पाकिस्तान से आए बदनसीब विस्थापितों के दर्द को सुनकर लगा सकते हैं। गुरुद्वारों में भी जैसे रहते हैं ना, जैसे भाई जी ग्रंथी वगैरह रहते हैं। अभी पिशावर में भी गुरुद्वारा था जिसमें ग्रंथी की खुद लड़की उठा के मुसलमान ले गए, जबरदस्ती उनको बोला कि ये लड़की को हम अपनी मतलब शादी करेंगे, कलमा पढ़ाएंगे, और उसको बोला कि बाद में अगर आप हमारी नहीं बनोगे तो हम आपको मार देंगे। या लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं तो फिर वो मुसलमान कर देते हैं। लड़की अगर नहीं मानती तो गोली मार कर देते हैं और कहते हैं कि ये बदचलन थी इसलिए इनके घर वालों ने मार दिया, और वो फिर उनके घर वालों पर ही केस लग जाता है। सीएए भाजपा के सनातन के एजेंडे का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले सीएए लागू कर भी भाजपा ने सनातन के एजेंडे को धार दी है। देखना ये है कि भाजपा को इसका कितना फायदा मिलता है और विपक्ष कैसे इस पर मुकाबला कर पाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो सीएए है वो उन लोगों के लिए है जो भारत के अलावा जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ रहने वाले जो हिंदू हैं, अगर वो वहाँ प्रताड़ित होते हैं तो उन्हें भारत में नागरिकता दी जा सकती है। ये उन गैर मुस्लिमों के लिए है जो हिंदू हैं और हिंदू के अलावा अल्पसंख्यक हैं। इसमें सवाल उठता है कि अल्पसंख्यक में मुसलमान क्यों नहीं आते, लेकिन सवाल ये है कि जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है। वहाँ रहने वाले जो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई है, उनके लिए अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता सीएए के तहत मिल सकती है। इस पर खास बात यह कि पहले जो कानून था वो 11 साल अगर कोई भारत में रह रहा है तब उसको मिलता था, नागरिकता मिलती थी। अब वो नागरिकता 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो भारतीय तो नहीं है लेकिन पिछले 6 सालों से पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन, अगर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहते हैं और अगर वो प्रताड़ना के चलते भारत में आए हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर देश के मुसलमान क्यों विरोध करते हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि हम इसको लागू करके रहेंगे। दिसंबर 2023 की बात करें तो कलकत्ता में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए हर हाल में लागू होगा और इससे कोई रोक नहीं सकता। चुनाव के ठीक पहले इसको लागू करना, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होना चुनावी मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन उन हिंदुओं के लिए ये जीवन मरण का सवाल था जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, जो बांग्लादेश में रहते हैं जहाँ उनकी आबरू सुरक्षित नहीं है, जो अफगानिस्तान में है। इस मामले में इसलिए भी कि कभी एक ज़माने में अफगानिस्तान में लगभग 5 लाख सिख रहा करते थे, आज वहाँ 5 सिख भी नहीं बचे हैं। इसका मतलब या तो वो भगा दिए गए हैं या मार दिए गए हैं या
उन्होंने खुद देश छोड़ दिया है। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रमेश शर्मा जी, स्काइप पर एनसीआर दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता श्री नागेंद्र परमार जी, और स्काइप पर ही जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और माखनलाल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता पढ़ाने वाले डॉक्टर राहुल रंजन, और टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। मुद्दा चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसमें 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 वरिष्ठ पत्रकार साथियों को जोड़ा है कि आखिर ये सीएए का मतलब क्या है और इसके लागू करने से किसी को नुकसान है या नहीं, या सिर्फ नुकसान की बातें हो रही है ताकि देश की राजनीति में एक तरह का भूचाल पैदा किया जाए। लेकिन चुनावी साल है, 1 महीने के बाद देश में चुनाव हो जाएंगे, आम चुनाव, और ये मुद्दा कम से कम बीजेपी कांग्रेस के लिए तो बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि इसमें हिंदुओं की बात भी हो रही है और मुसलमानों की बात भी हो रही है। रमेश शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। देश के जो मुसलमान हैं उनके लिए सीएए से कोई खतरा है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बना था और इसको लेकर देश भर में आंदोलन हुए थे, शाहीन बाग बने थे। इसके अलावा बहुत सारी बातें आपने सुनी जो पार्लियामेंट में भी इस पर बहस हुई थी। क्या लगता है, भारतीय मुसलमान किसी तरह खतरे में हैं, या जो हिंदू भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए ये सुरक्षा कवच की तरह है? आपकी राय। देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनको राजनीति से बहुत ऊपर राष्ट्रनीति के रूप में देखना चाहिए। अब ये जो सीएए कानून है, इसमें भारत में जो लोग भी रह रहे हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो कोई भी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कानून केवल उन लोगों पर लागू होगा जो भारत के पड़ोस के देशों में अल्पसंख्यक हैं और इसके कारण उन पर अत्याचार हो रहे हैं। हम अगर आबादी का प्रतिशत देख लें, पाकिस्तान में आज से अगर हम 47 की बात ना करें तो 10 साल पहले हिंदुओं की आबादी कितनी थी, ईसाइयों की आबादी कितनी थी, सिखों की आबादी कितनी थी और अब कितनी है। अफगानिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें। तो कुल मिलाकर के पीड़ितों को राहत दी जा सके, इस कानून का उद्देश्य वो है। और अगर मुस्लिम समाज का सवाल है तो चूंकि ये तीनों राष्ट्र मुस्लिम हैं, उनको तो कोई समस्या है ही नहीं, और अगर किसी को है भी तो दुनिया में 57 राष्ट्र हैं मुस्लिम देश के, बाय द वे वो वहाँ चले जाएं। तो कुल मिलाकर के ये कानून जो है ये कहीं ना कहीं, फिर इसके अलावा एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से देख लेना चाहिए। कुछ बातें हमको कहने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत हमको संदेश खाली में देखने को मिल रही है। जो बस्तियां बस जाती हैं, जिसमें कश्मीर में देखने को मिल रही है, अगर कश्मीर में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है तो वो हिंदुओं को जीने ही नहीं दे रहे। तो जिन जिन बस्तियों में मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वो अब एक प्रकार से अमानवीय तरीके से, असहिष्णु तरीके से जीते हैं। तो मोटे तौर पर ये जो पीड़ितों के लिए बुलाया गया, अगर हमने वहाँ से पीड़ितों को बुलाया और यहाँ उनको फिर से पीड़ा मिलने लगी, मैं समझता हूँ ये राष्ट्र और मानवता के हित का ये फैसला है। इसको राजनीति से ऊपर रख करके कहे जाना चाहिए। और जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो लोग हैं जो गजवाए हिंद चलाते हैं और भारत में किसी तरीके से रूपांतरण करना चाहते हैं। जी, दरअसल इसमें एक बात और है कि जो आपने हालांकि उसका थोड़ा सा संकेत तो दिया था, जो विरोध कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि अगर देश के बाहर के हिंदुओं को आप इसमें दे रहे हैं नागरिकता, तो फिर देश के बाहर के मुसलमान को क्यों नहीं? क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान से मुस्लिम परेशान है और हिंदुस्तान से वो पाकिस्तान गया था, वापस देश लौटना चाहता है, बांग्लादेश चला गया था कोई मुसलमान, भारतीय मुसलमान, वो वापस लौटना चाहता अफगानिस्तान का, तो उससे क्यों नहीं? देखिए, मोटे तौर पर लोग तो लौट ही रहे हैं चोरी छुपे। अब भोपाल में देख लीजिए, भोपाल चूंकि नवाबी स्टेट रही है, जूनागढ़ नवाबी स्टेट रही है, तो यहाँ से उन्होंने वो इतने अक्लमंद हैं कि एक भाई चला गया और एक यही रह गया ताकि यहाँ की प्रॉपर्टी बनी रही और बाद में लौट करके आया। कितने लोग हैं जो चले गए थे और लौट करके आए, अब उनमें क्या टीवी पर अपन नाम ले। तो कुल मिलाकर के वो सब लोग तो लौट ही रहे हैं, उनको कोई इनकार नहीं कर रहा, अपने आप लौट रहे हैं, गैर तरीके से लौट रहे हैं। वो फिर मान लीजिए ये कानून जो बना हुआ है, ये कानून धार्मिक आधार का, जाति का आधार, जो लोग धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग पाकिस्तान से यहाँ लौट रहे हैं, वो अपनी सुख सुविधा के आधार पर लौट रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में 100 रुपये लीटर दूध नहीं मिल रहा। भारत में
क्योंकि प्रगति कर रहा है, यहाँ चीज सस्ती है। तो वो जो लौट ऐसे लोग जो एक बार पाकिस्तान चले गए थे दोबारा लौट करके आ रहे हैं, मेरी दृष्टि से ना तो वो कौम के हों ना देश के हैं। अगर वो जन्मभूमि के साथ होते तो उनको पाकिस्तान जाने की जरूरत क्या थी, और अगर कौम के साथ होते तो लौट के आने की जरूरत क्या है। वो सारे के सारे लोग अपनी सुख सुविधा के लिए गए थे, बात नहीं बनी तो लौट कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर भी हमको विचार करके ध्यान रखकर विचार करना चाहिए। जी राहुल जी, आपकी इस पर टिप्पणी की ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है 8 बार इसका एक्सटेंशन हुआ है। पहले इसकी अवधि 11 वर्ष थी, इसको घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। और ये उन लोगों के लिए है जो हिंदू देश के बाहर पड़ोसी देशों में परेशान है, जिनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिनका कारोबार सुरक्षित नहीं है। अगर वो भारत आना चाहते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जो ऐसे गैर मुस्लिमों के लिए जो अपना जीना मुश्किल महसूस करते हैं वो भारत में आकर सुरक्षित रह सकते हैं। इस कानून पर किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, जबकि देश के जो मुसलमान हैं उनके लिए कोई संकट नहीं है? आपकी राय? असल में राघवेंद्र जी क्या होता है कि जब कोई मसला इस तरीके का आता है कि मुस्लिम को लेकर के, तो दिक्कत यहाँ पैदा होती है कि मुस्लिमों को जो संगठन है वही आगे आ जाते हैं, तो और राजनीतिक दल इसमें कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। इसको लाने में जब हुआ ये था कि जब इसको स्पष्ट आ नहीं पाया, न मुसलमानों को समझ में आया न लोगों को समझ में आया, हवा सा बना दिया गया, हंगामा हो गया देश में, और अंततः ये लगा और ये कहा गया कि मुसलमान हिंदुस्तान में असुरक्षित हो जाएगा। बस यही आकर के बात बिगड़ना शुरू हो गई और राजनीतिक दलों ने इसको तूल दिया। तो चूंकि मामला समझाया जाना चाहिए कि ये हमारे देश से बाहर के लोगों को सुरक्षित करने का एक संविधान के तहत संशोधन किया गया है। तो जो बाहर है हिंदू है, बाकी मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है कि जो बाहर का मुसलमान है हिंदुस्तान की नागरिकता है वो आएगा तो उसको संरक्षित नहीं किया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे ये है कि भारत की जमीन से बाहर जिस भी देश में हिंदू हैं या पंजाबी हैं या जो यहाँ के मूल ईसाई रहे हुए, ये लोग जो हैं वहां जाकर के तकलीफ में है या फिर वहां की सरकारें उनके किसी मामले को उनको समर्थन नहीं कर पाती, तो फिर भारत का यह संशोधन जाकर के उनको एक कहेंगे तो बहुत बड़ा अधिकार उनको दे देगा और एक शक्ति उनको दे देगा कि चलो कुछ नहीं है तो हम अपनी जमीन के ऊपर वापस लौट सकते हैं, हमने अपने देश वापस ले सकते हैं, और वापस देश आ जाएंगे तो यहाँ देश में आकर के सुरक्षित और संरक्षित हो जाएंगे, उनका परिवार बच जाएगा, उनका जीवन बच जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इसको बड़े हल्के तौर पर नहीं किया, इसको बड़ी चीजों को हिंदू मुस्लिम के बीच में फैला दिया गया कि नहीं हिंदू यहाँ संरक्षित नहीं हो पाएगा, मुसलमान हिंदुस्तान का बिल्कुल असुरक्षित हो जाएगा और ये हिंदुओं का अटैक है मुसलमानों के ऊपर। ये तमाम तरह की जो बातें उल्टी दी गई है ना, इसकी वजह से ये चीज क्लियर नहीं हो पाई, जबकि स्पष्ट है कि आपको हिंदुस्तान में रहने वाले न हिंदू न मुसलमान न किसी भी वर्ग समुदाय के लोगों को यह प्रभावित कर रहा है, या सिर्फ प्रभावित उनको कर रहा है जो देश की जमीन से बाहर है और वहां संरक्षित हो रहे हैं और वहां तकलीफ में है। तो देखिए किसी भी राष्ट्र का ये चीज होती है और ये संवैधानिक रूप से हक है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी देश में अपने यहाँ का नागरिक गया हुआ है तो उसकी सुरक्षा करे। आप कई मौकों पर देखिए कि जब हमारे यहाँ का स्टूडेंट फंस जाता है, कई देशों में फंसता है, कई बार फंसता है, कई युद्ध की स्थिति हो जाती है वहां भी अपने लोग फंसते हैं, तो क्या वहां हिंदू मुस्लिम सरकार देखती है? नहीं देखती। वहां मुसलमान को भी निकाल के लेके आती है, हिंदू को भी निकाल के ले आती है। तो आप ये चीज समझिए कि ये जरूरी होता है कि आप डॉक्टर राहुल, दरअसल इसके पीछे जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं, वो किस तरह के लोग हैं? वो देश के भीतर अशांति चाहते हैं, देश के भीतर असंतोष पैदा करना चाहते हैं, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि इस पूरे मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया ने आंदोलन किया था, देश में शाहीन बाग बनाए गए थे, लखनऊ से लेकर असम तक, दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर देश में जगह जगह शाहीन बाग की तैयारी थी। ऐसे लोगों को आप संक्षेप में कैसा मानते हैं? हम नहीं कहते कि इनकी आप बहुत आलोचना करिए, लेकिन क्या ये कदम देश हित में था? हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान पूरी तरह से ये नहीं कह सकते आपकी वो अपने देश को, हिंदुस्तान को अपना देश नहीं समझता। सिर्फ गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं जिनको आप कहें कि या तो बाहर से मदद मिलती है, बाहर से समर्थन मिलता है, और ये इन चीजों को आकर के भारत में तूल देते हैं और वो मुस्लिम वर्ग के लोगों में जाकर के गलतफहमी पैदा करते हैं, जिससे यहाँ विरोध पैदा होता है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान भी और युवा खासतौर से अब पढ़ा लिखा है, वो लोगों को समझने लगा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अक्सर ये आंदोलन, इस तरह के जो आंदोलन उठ रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं, कुछ दिनों तक चलता है, इसके बाद फ्लॉप हो जाते हैं। कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले युवाओं को भी जरूरत है ना। राहुल जी,
शुरुआती गलतफहमी के बाद जब चीज़ें क्लियर होती है तो मामला ठंडा हो जाता है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह भी जुड़े हुए हैं टेलीफोन लाइन पर। रमेश जी, बहुत स्वागत है। इस पूरे मसले को आप किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि अब सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सीएए लागू हो गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? राजीव जी, पहले मैं असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है धर्म के आधार पर कानून है और ये असंवैधानिक, मैं इस पे उनको उन्हें जवाब दे दूं कि अभी इजराइल गाजा संघर्ष में फिलिस्तीनियों को कोई भी इस्लामिक मुल्क शरण देने के लिए तैयार नहीं था और आज तक किसी ने शरण नहीं दी। वो जो गाजा पट्टी है उसी में फंसे हुए हैं। तो जब वो ये कह रहे हैं कि यह असंवैधानिक धर्म के आधार पर है, तो जब फिलिस्तीन के मुसलमानों को कोई इस्लामिक मुल्क शरण नहीं दे रहा, तो आप हमसे ये उम्मीद क्यों करते कि पूरी धर्मनिरपेक्षता की ठेकेदारी हम निभाए। अब आते हैं सीएए पे। तो राघवेंद्र जी, मैं बड़ी बारीकी से नजर रखता हूँ अफगानिस्तान पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत पे। पाकिस्तान में जब कोई लड़की हिंदू के घर में पैदा होती है तो जो पास में कोई मस्जिद होती उसमें उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है और 12-13 साल की होने के बाद उस मस्जिद में से ऐलान हो जाता है कि इसको पवित्र किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहां से आने वाले हिंदू कह रहे हैं और जो पाकिस्तान में वो हिंदू कह रहे हैं कि हमारी ये हालत है। अफगानिस्तान में हमने क्या देखा था कि गुरुद्वारों में विस्फोट होता था, 50-50, 70-70, 80-80 सिख मारे जाते थे। इस समय पे 7-8 लाख हिंदू और सिख थे अफगानिस्तान में। अब एक भी नहीं बचा, एक गुरुद्वारे को संभालने वाला एक बचा और कुछ मंदिरों को संभालने वाले बचे हैं, हिंदू और सिख, बाकी कोई नहीं बचा। तो इस स्थिति में जब इतनी धार्मिक प्रताड़ना होती है इस्लामिक मुल्कों में और इसके पीछे इस्लाम पे डॉक्ट्रिन्स है, कुरान और हदीसों के जो आदेश है वो हिंदुओं को जिंदा नहीं रहने देते इस्लामिक मुल्कों में। और क्योंकि हमारा देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था, हिंदुओं के लिए भारत बना था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था, तो आज हम सीएए के माध्यम, ये तो बहुत लेट हुआ है, सीएए तो बहुत पहले लागू होना था कि जहाँ हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें हम अगर हिंदुस्तान में शरण नहीं देंगे तो कौन सा हिंदू देश है दूसरा जहाँ शरण लेंगे। जो भारत के जो मौलाना और मुसलमान ये कहते हैं कि मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में धर्म के आधार पर किसी भी मुसलमान को प्रताड़ित नहीं किया जाता। वो अगर आते हैं यहाँ तो अपनी सामाजिक और आर्थिक कारणों से आते हैं और सामाजिक आर्थिक कारणों की ठेकेदारी भारत ने नहीं ले रखी है। भारत ने हिंदुओं की ठेकेदारी ले रखी, क्योंकि एकमात्र हिंदू देश है भारत। हिंदुओं का हिंदू बहुल है, हिंदू तो नहीं है, हिंदू बहुल है। रमेश सिंह साहब, दरअसल इस पूरे मामले में ये कंफ्यूजन फैलाया गया था 2019 की हम बात करें, जिस वजह से शाहीन बाग हुए थे, जामिया मिलिया इस्लामिया ने आंदोलन किया था कि भारत का जो मुसलमान है उसकी नागरिकता भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बाद में ये सब चीज़ें क्लियर हुई और अब ये जो आदेश जारी हुआ है, जो नोटिफिकेशन, उसको लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि जो बहकावे की कोशिश होंगी वो शायद नाकाम होगी और अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स होगी तो निश्चित रूप से इस पॉलिटिक्स का लाभ बीजेपी को मिलेगा और इस पर जो राजनीति करेंगे उनको नुकसान होगा, क्योंकि चुनाव के मुद्दे पर अगर इस विषय पर आंदोलन हुआ तो फिर जो ध्रुवीकरण होगा वोटों का, और वो ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं भाजपा को उसके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़े हुए हैं एनसीआर दिल्ली से। नागेंद्र जी, आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को अच्छे से देखते हैं। इस सीएए कानून का क्या फ़र्क पड़ने वाला है और इससे क्या किसी मुसलमान का नुकसान होगा, किसी भारतीय मुसलमान का नुकसान होगा, या जो विदेशों में हिंदू रहते हैं, प्रताड़ित होते हैं, उनके लिए लाभकारी है? आपकी राय। राघवेंद्र जी, देखिए, पहली बात तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून के जरिए नागरिकता दी जा रही है गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को, ना कि नागरिकता किसी की छीनी जा रही है, एक बात। दूसरी बात, अगर सरकार अपने ही लोगों की सुध ले रही है तो इसमें क्या गलत है? माना समय बहुत बीत गया है और पहले की ही सरकारों को सुध ले लेनी चाहिए थी कि जो दूसरे देशों में बसे हुए हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनकी सुध ले ली जाती,
सबको पता है, मीडिया रिपोर्ट्स कितने सालों से आ रही हैं, अखबारों में, चैनलों में हम देखते रहे कि किस तरह से उनको धर्म के आधार पे सताया जाता है, किस तरह से उनके रोजगार छीने जाते हैं, कैसे उनका जीना मुहाल कर दिया गया है लोगों का करने के लिए। और कोई अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह जाता है तो वो या तो रोजगार की तलाश में जाता है या वो बुरी तरह प्रताड़ित है, उसके जीवन को संकट है, तो कोई व्यक्ति अपनी उस जगह को छोड़ता है जहां वो मूल रूप से रहना चाहता है। तो इस आधार पे सरकार के इस कदम को स्वागत योग्य समझा जाना चाहिए। रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग के लिए जरूर इस पे सवाल उठते हैं, तो वो बता देना चाहिए कि सरकार, देखिए भाजपा को रणनीतिक कौशल के रूप में जाना जाता है कि पार्टी रणनीतिक कौशल इसका बहुत अच्छा है करने के लिए। और ये अगर इसका किसी अच्छे मुद्दे को कानून बना के सरकार उसका फायदा लेना भी चाहती है तो उसमें क्या बुराई है। ना तो नैतिक रूप से गलत है, ना वो रणनीतिक रूप से गलत है, और ना वो संवैधानिक रूप से गलत है। और इसके जरिए हमारे जो पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, या बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी रह रहे हैं वो प्रताड़ित, वो यहाँ आते हैं और यहाँ आके अपने कहीं ना कहीं वो भारतवंशी हैं। कुछ वर्षों पहले की, 77-78 साल पहले की बात है, वरना वो सब भारतवंशी है जो यहाँ आएंगे। तो वो आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। हालांकि मैं इसमें एक छोटी सी टिप्पणी जोड़ना चाहूंगा कि इसमें श्रीलंका को भी जोड़ा जाता, या भविष्य में सरकार इस तरफ शायद सोच रही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि वहां के तमिल हिंदू हैं, वो भी अल्पसंख्यक हैं और वो भी वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो धीरे होगा, शायद भविष्य में इसका दायरा बढ़ेगा, ऐसी संभावना है, होता है। बिल्कुल शर्मा जी, दरअसल ये जो सारा मामला है अब इसका विरोध होगा सियासी तौर पर। सरकार ने इसको कानूनी रूप से पूरा साफ कर दिया है और ये कहा गया है, मैं अगर इसको 2 वाक्यों में कहूँ, कि दुनिया भर में अगर हिंदू कहीं परेशान है तो उनके लिए एक देश है भारत, जहां उनको रहने की गुंजाइश दिखती है। बाकी आपने शुरुआत में कहा था कि मुसलमानों के, इस्लाम के दुनिया में 57 मुल्क हैं, वो चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, भारत ही क्यों आना चाहते हैं। और तीसरी खास बात यह कि जिन देशों से हिंदुओं को परेशान किया गया, या ईसाई, जैन, बुद्ध, सिखों को परेशान किया गया, वो अगर भारत नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे। ये केंद्र सरकार का नज़रिया है। आपकी राय बहुत संक्षेप में कि इस पूरे मामले में अगर विरोध होता है चुनाव के वक्त पर, तो क्या इससे भाजपा को लाभ होगा या विरोध करने वालों को नुकसान होगा? आपकी राय? मोटे तौर पर इसका जो विरोध होगा वो उसको विरोध कहने के लिए देश में एक बड़ी ताकत ऐसी रही है जो हमेशा से भारत का विरोध का काम करती रही, लेकिन अपने बचने के लिए वो अपने माथे पर पॉलिटिकल एक लेवल लगा लेते हैं। तो ऐसे सारे के सारे लोग, भाई हल्द्वानी में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ, मेवात में क्या हुआ, क्या हो रहा है संदेश खाली में, लेकिन कश्मीर में क्या हुआ, तो मोटे तौर पर एक पॉलिटिकल बैनर लगा लेते हैं ताकि उनको सुरक्षित बचने का जगह मिले। तो कुल मिलाकर के भारत के रूपांतरण का जो षड्यंत्र है, विरोध करने वाले लोग समाज को भ्रमित करके, उनको संगठित करके उसी अभियान पर चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, इसका सबसे पहला विरोध हुआ दिल्ली से और उसके बाद हैदराबाद से। हैदराबाद की रियासत ने खुला कहा था कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे। भोपाल ने कितना बड़ा जुलूस निकला, भोपाल की रियासत ने कहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं मिले। और कुल मिलाकर के वो जो भारत विरोधी एजेंडा है वो कहीं ना कहीं इस लेवल में उसमें बराबर काम कर रहा है। इसमें सारे के सारे लोग उसमें जागृत होने की आवश्यकता है। मैं इस बात को फिर रिपीट करूंगा जो रमेश ठाकुर सिंह जी ने कही कि भाई गाजा पट्टी के शरणार्थियों को दुनिया का कोई मुस्लिम देश शरण नहीं दे रहा। ये रोहिंग्याओं को, म्यांमार के रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं है, उनकी तो बॉर्डर लगी हुई है। अफगानिस्तान लेने को तैयार नहीं है, दुनिया का कोई देश लेने को तैयार नहीं है। भारत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जो लोग CAA के नाम पर ये बात कह रहे हैं वो सारे मुस्लिम देशों से अपील क्यों नहीं करते कि सब लोगों को शरण दीजिए आप? इसमें भारत के पीछे पड़ने की वजह तो सियासत भी है। हर किसी को पता है कि दुनिया में एक ही देश है हिंदुओं की शरणगाह, वो है भारत। अगर दुनिया में कहीं हिंदू परेशान है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है, तो वो भारत की तरफ रुख करेगा। और सरकार ने किसी मुस्लिम की नागरिकता खत्म करने की बात नहीं की है, इसलिए ये भ्रम दूर होता चला गया है और हमें लगता है कि इस पर अब कोई बहुत विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। डॉक्टर राहुल, बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में आपकी राय, समय समाप्ति की तरफ है। राघवन जी, सिर्फ इससे मैं जहां तक समझ पाया हूं कि हिंदुस्तान से बहुत सारे ऐसे लोग, कई हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल,
और आपका केरल, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं मुस्लिम कंट्रियों में काम करने के लिए, और वहां जाकर के इनके वीजा, पासपोर्ट वगैरह सब छीन लिए जाते हैं और वहां जाकर के परेशान होते, न अपने देश वापस आ पाते ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे थोड़ी सी उन भारतवंशियों को राहत मिल जाएगी जो फंस गए हैं, जिनके वीजा छीन लिए गए हैं और जो परेशान है वहां, तो जो बदतर जिंदगी है उनको फायदा मिलेगा। रमेश जी, आपकी रमेश सिंह जी, छोटी सी प्रतिक्रिया। सीए के बाद, चुनाव के बाद, सीए के बाद तो सरकार को एनआरसी भी लानी चाहिए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी जो भारत में घुस के कुंडली मार के बैठे हैं, इनको भी धक्का दे के बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं हो, ना हमने धर्मनिरपेक्षता का ठेका ले रखा है। चलिए नागेंद्र जी, आपकी कोई राय इस पर? यही कहूंगा, सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है और हमें सभी को चलिए, कुल मिलाकर चारों मेहमानों की हमने राय सुनी। इस पर अगर सिंगल लाइन में कहें तो ये कानून किसी के लिए भी खतरा नहीं है, बल्कि उनके लिए लाभकारी है जो हिंदू देश के बाहर हैं, खासतौर से पड़ोसी देशों में है। अगर वो वहाँ परेशान है तो उनके लिए एक सुरक्षित स्थान है भारत। सरकार ने यही फैसला किया है, इसलिए लगता है कि सीए का इस बार कोई बहुत ज़्यादा विरोध देश में हो नहीं पाएगा, और अगर ये चुनावी मुद्दा बनता भी है तो इसका निश्चित रूप से भाजपा को लाभ मिलेगा। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी, आपका साधुवाद। डॉक्टर राहुल रंजन, आपका धन्यवाद। और नागेंद्र जी, आपका साधुवाद। रमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।